गाइस, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, जो कि पार्ट 3 में आता है और ये आर्टिकल कवर करता है आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। इसके पहले हमने क्या देखा था, यूनियन एंड टेरिटरी, जो पार्ट 1 है। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है सिटीजनशिप, वो हम लोग इसके बाद कवर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो पहले फंडामेंटल राइट्स आया कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, है ना, जो थे, वो क्या था, उन्हें माना जाता था, वो लंदन के किंग थे, ठीक है, इंग्लैंड में, लंदन पे, ठीक है, रूल करते थे। तो वो उन्हें ना अच्छा राजा नहीं माना जाता था, ठीक है, उन्हें अच्छा राजा नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो भाई, है ना, फेयर जस्टिस नहीं करते थे, ठीक है, एक्सेसिव टैक्सेशन करते थे, ठीक है, भाई अपने मन मर्जी के हिसाब से चला रहे थे, जिसके कारण जनता बहुत परेशान थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो उनके बोल सकते हो राइवल, है ना, या फिर अपोनेंट्स बोल सकते हो, बैरन्स, ठीक है, बैरन्स जो थे, उन्होंने क्या किया, इनसे परेशान होकर लंदन और इनके जो फोर्ट था उसको कैप्चर किया, ठीक है। फिर इन बैरन्स और किंग जॉन के बीच में एक डील साइन हुई, ठीक है। डील रिलेटेड, या बोल सकते हैं एग्रीमेंट, किस चीज़ से रिलेटेड? सेटलमेंट किया गया कि भाई जो है किंग कैसे रूल करेंगे और क्या क्या, मतलब फेयर चीज़ें होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर एंड जस्टिस पब्लिक के साथ। तो इसमें फिर इसे उनके जो इस किंग के सबऑर्डिनेट्स थे, उन्होंने इसे डॉक्यूमेंटेशन किया, जिसे कहा गया मैग्ना क्रेटा। क्या कहा गया? मैग्ना क्रेटा, ठीक है। तो इसमें बात की गई थी, है ना, फेयर ट्रायल की, ठीक है, और जो फ्री मैन हैं उन लोग के फेयर ट्रायल की, और उन्हें राइट्स दी जाएगी, ठीक है, किसी को बिना वजह नहीं कैप्चर किया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैग्ना क्रेटा में जो नॉर्म्स डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से इन पे ट्रायल या इन्हें कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। ये 1215 की बात है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे फिर ये चीज़ को फॉलो नहीं किया गया, उसके बाद नेक्स्ट किंग आया, तो ये मैग्ना क्रेटा में चेंजेस करते रहे और सुधार होते गया, अंटिल ये लॉ बुक ऑफ लंदन में शामिल हुआ। तब तक ये चलता रहा, ये प्रोसेस बहुत लंबा है। बस हम लोग ये इतना याद रखना है कि ये थोड़ा सा जो हमारा फंडामेंटल राइट से डिराइव कहाँ होता है, तो राइट्स की बात कहाँ हुई थी पहली, मैग्ना क्रेटा में, ठीक है। अब देखो, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो आया है नेहरू रिपोर्ट से। कहाँ से? नेहरू रिपोर्ट से डिराइव किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो भाई लॉर्ड उस समय बिरकनहेड थे, लॉर्ड बिरकनहेड, ठीक है, उन्होंने साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया था, ठीक है, साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया था, और उन्होंने, है ना, चैलेंज किया था कि इंडियंस ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या ला के दिखाए, कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स या राइट्स ऐसे ला के दिखाए जो सारे पार्टी एक्सेप्ट करे। तो इसी को एज अ चैलेंज मोतीलाल नेहरू ने लिया, और उन्होंने मोतीलाल नेहरू प्लस 7 मेंबर की कमीशन, 8 मेंबर्स का टीम बनाया, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया 1928 में, ठीक है, 1928 में। तो यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी इसमें भी, तो यहाँ से भी हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स यहाँ से भी ली। फिर बात करते हैं यूएस में जब क्रांति आई थी, ठीक है, तो यूएस में भी जब मोनार्की थी तो वहाँ भी विल ऑफ राइट्स की बात की जाती थी, विल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो
हमारा जो फंडामेंटल राइट है पहले थोड़ा सा देखते हैं, वो है इंस्पायर्ड बाय यूएसए, ठीक है। और इसे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो बिल ऑफ राइट्स था ना, ये मैग्ना कार्टा को ही देखते हुए यूएस में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो इंस्पायर्ड बाय यूएसए है। यूएसए से हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, प्रीएम्बल लिया हुआ है, ठीक है। तो फंडामेंटल भी कहीं ना कहीं हम लोग का इंस्पायर्ड है यूएसए से, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। ये जस्टिसिएबल लिस्ट ऑफ राइट्स है जो कि गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये चीज़ जस्टिसिएबल राइट है, ठीक है। देखो दो टाइप्स के राइट होते हैं, एक तो जस्टिसिएबल है ना, और एक नॉन जस्टिसिएबल, यानी उन राइट्स के लिए आप जाके कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बट अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स अगर है ना हैम्पर या आपको गारंटी दी नहीं जा रही है, तो इस चीज़ के लिए आप मूव कर सकते हैं कोर्ट, है ना। और ये प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और इस चीज़ को एनफोर्सिएबल यानी इसे सुप्रीम कोर्ट एनफोर्स कर सकता है कि भाई किसी की फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी की फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अवेलेबल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे सिटीजन को के लिए गारंटी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये इसका फ़ायदा क्या होता है, प्रिवेंट डेस्पोटिक एंड ऑथोरिटेरियन रूल इन कंट्री, मतलब किसी सिंगल पर्सन को सारे राइट्स नहीं हैं, सभी को एक फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स गारंटीड हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए नेसेसरी हैं। अब ये फंडामेंटल इन सेंस, फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल राइट्स क्यों रखा गया, तो ये ऐसे राइट्स हैं जो एसेंशियल हैं फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो सारे नेसेसरी राइट्स हैं, ठीक है, एसेंशियल, वो सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में कवर किया गया है। तो एक बार जल्दी से देखते हैं, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स यूएसए का था, है ना। और हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंस्पायर्ड किससे है, यूएसए से, ठीक है। यहाँ से हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जस्टिसिएबल राइट्स है, ठीक है। ये एनफोर्सिएबल है ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सारे लोगों को अवेलेबल है, ठीक है। प्रिवेंट डेस्पोटिक एंड ऑथोरिटेरियन रूल, ठीक है। फंडामेंटल इन द सेंस एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी है। तो ये बात हुई हमारी फंडामेंटल राइट्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें, जब इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो हमें 7 टाइप के फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता था। कितने टाइप के, 7 टाइप के। तो क्या क्या है वो, पहला तो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक कवर करेगा। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक कवर करेगा। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि कवर होगा 23 एंड 24 आर्टिकल में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29-30। फिर राइट टू प्रॉपर्टी है 31 में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है 32 में। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली 7 टाइप के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता था, बट जो ये 6th है राइट टू प्रॉपर्टी, इसे हटाया गया, ठीक है। इसको अभी हटा दिया गया है और इसे अब लीगल राइट बना दिया गया। इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, इसे याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 300A भी ऐड किया गया, ठीक है, 300A भी ऐड किया गया। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से क्यों हटाया गया। क्या होता था, जब भी ये फंडामेंटल राइट थी,
ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट को रोड्स बनाने हैं, है ना, हाईवेज़ बनाने हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछाने हैं, या किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम करने हैं फॉर द कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो उसे एक्वायर करना पड़ता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एक्वायर करते तो सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी का उन्हें फंडामेंटल राइट मिला हुआ था, जिसे एनफोर्स करना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि एनफोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है। तो गवर्नमेंट को, है ना, बहुत प्रॉब्लम होती थी प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट के लिए सही नहीं था। तो गवर्नमेंट को नीड लगा कि भाई ऐसे चला तो कभी कोई भी डेवलपमेंट का काम किया नहीं जा पाए, तो इसे लीगल राइट में लाया जाए, ठीक है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे लीगल राइट बनाया गया और 300A भी ऐड किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़े से हम लोग देख लेते हैं फीचर्स, ठीक है, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ये नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। इसका क्या मतलब है कि नॉट एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट यानी कि पूरी तरह से, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब पूरी तरह से, मतलब आप इसे हर कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्वालिफाइड है यानी कंडीशनल है। कुछ जगह एक्सेप्शंस हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे एक्सेप्शन है। जैसे कि आपको फ्रीडम है, आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इसका मतलब आप नेशन के अगेंस्ट बोलेंगे क्या? ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट क्या आप नेशन के अगेंस्ट बोलेंगे? ऐसे चीज़ बोल सकते हैं जो इंटीग्रिटी, है ना, कंट्री के इंटीग्रिटी और यूनिटी को हैम्पर करे, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि आपको राइट है प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, प्रोटेस्ट करने का आपको राइट है, बट कैसा प्रोटेस्ट करने का राइट है? पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, जिससे पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसी के बट होता क्या है, स्ट्राइक करते हैं लोग। स्ट्राइक क्या होती है? दुकान बंद कराना, ठीक है, तोड़फोड़ कराना, ठीक है, तोड़फोड़ करना, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ये स्ट्राइक में आती है। तो हमें प्रोटेस्ट करने का राइट है, स्ट्राइक करने का है क्या? नहीं। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं कि हमें ये राइट्स तो हैं, साथ में ही कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं उन राइट में कि वो किन कंडीशंस में अप्लाई हो, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं, ठीक। अब हमारे पास जो फंडामेंटल राइट हैं वो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन को अप्लाई करते हैं, और कुछ सिटीजन हो चाहे ना हो, है ना, वो दोनों को अप्लाई करते हैं। जैसे कोई फॉरेनर घूमने आए, ठीक है, उसे भी कुछ राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स जो अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं कि ये फंडामेंटल राइट सिर्फ हमारे सिटीजन को है, ये डिफरेंट, जैसे जैसे हम लोग राइट्स पढ़ेंगे कौन से आर्टिकल में किस राइट्स के बारे में दिया गया है, तो ये चीज़ हमें समझ आएगी, ठीक है। जैसे अब देखते हैं जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है, जस्टिसिएबल इन नेचर मतलब अभी हमने पहले देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं, यानी उसके लिए आप कोर्ट मूव कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, है ना। अब ये बोल रहा है कि इट इज़ नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, मतलब ये परमानेंट नहीं है। मीन्स जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल भाई इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को बिना हैम्पर किया इसके चेंजेस किए जा सकते हैं, बट जनरली ये है कि फंडामेंटल राइट्स में जो कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसमें हमें इसे मजबूत करने के लिए कुछ चेंज करना है। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग डिमोलिश करने के लिए चेंजेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं कर सकते। ये जैसे परमानेंट नहीं है, ये बोलने का एक मीनिंग ये है कि इसके सस्पेंड इमरजेंसी के ड्यूरिंग ये सस्पेंड हो जाता है फंडामेंटल राइट्स, तो ये परमानेंट हुआ क्या? नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि ये परमानेंट इन नेचर नहीं है, ठीक है, ठीक है।
अब जैसे हम लोग देख रहे थे कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीज़न को अप्लाई होते हैं और कुछ सिटीज़न रहे चाहे मत रहे सभी को अप्लाई होते हैं। तो जैसे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है तो वो भाई फॉरेन सिटीज़न को अप्लाई होगा क्या? नहीं, ठीक है, रिजर्वेशन का, ठीक है। बट जैसे कि है ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस में भाई ये फॉरेनर्स को भी राइट है, ठीक है। इन्हें राइट है ऑफ राइट ऑफ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का भी राइट है, ठीक है, फॉरेनर्स को भी, ठीक है। फिर ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इसका भी राइट है, ठीक है। ऐसे कुछ राइट्स हैं जो दोनों को मिले हुए हैं, जो फॉरेन सिटीज़न पे भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है, और इंडियन सिटीज़न पे भी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो भाई इनके लिए भी ये सब चीज़ एप्लीकेबल है, ठीक। तो हम थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझ लिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से, ठीक है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है कहाँ से 12 से 35 तक ये है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या बताता है? ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। दैट इंस्टीट्यूट और बॉडी के बाइंडिंग ऑन एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। कि भाई ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंस्टीट्यूट और जो बॉडी है जो इसको बाइंडिंग है ना, जो एनफोर्स करेगा फंडामेंटल राइट, वो किसका है? वह भाई पार्लियामेंट का, ठीक है। वह है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ऑल द लोकल अथॉरिटीज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ठीक है। स्टेट का लेजिस्लेचर मतलब स्टेट यहाँ कंट्री की बात हो रही है, ठीक है, कंट्री की बात हो रही है। कंट्रोल ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये भी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या बताता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि भाई ऑल द लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन टू द फंडामेंटल राइट मस्ट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है। तो ये बोलता है कि ऐसा कोई भी लॉ जो कि डिटोरिएट करता है, चैलेंज करता है या कहीं ना कहीं वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट को, ऐसे लॉ को, ठीक है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए, करना है, ठीक है। इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है। इसे ही कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नल एंड वॉइड डिक्लेयर कौन करेगा? भाई पार्लियामेंट का काम है इसे बनाना, ये जुडिशियरी का काम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। 13(1) क्या बताता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है भाई? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जिन लॉ को फॉलो किया जा रहा है वो सारे लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ऐसी बॉडीज़ या ऐसे सारे, है ना, लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, जिन्हें बाद में बनाया गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं उन जैसे बाद में बनाया गया है, जो कि डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, और जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि मीनिंग ऑफ लॉ क्या है, लॉ की डेफिनेशन भी डिफाइन की गई है। भाई लॉ परमानेंट लॉ जो कि एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और द स्टेट, स्टेट से मतलब है कंट्री,
ठीक है। टेम्प्ररी लॉ जैसे कि ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस जैसे कि गवर्नर और प्रेसिडेंट ला सकते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है, इनके पास होती है पावर, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स, बाई लॉज, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, यानी जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके द्वारा कोई अगर लॉ, ऑर्डर या बाई लॉज बनाया गया है या नोटिफिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें लॉ के डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया क्या गया है 13(1) प्रोटेक्शन फ्रॉम से, इसका समझे क्या अपन, ये 3 जो पॉइंट थे इसमें ये बताया गया कि अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट या वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया, तो वो ऑलरेडी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एनजीटी या ह्यूमन रिसोर्स कमीशन जैसे कोई भी बॉडी है, अगर वो फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं वायलेट या चैलेंज करते हैं किसी डिसीजन में, तो उसके डिसीजन या उसके लॉ को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। फिर लॉ का यहाँ डिफाइन किया गया, अगर परमानेंट लॉ है या ऑर्डिनेंस है या फिर स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स हैं, तो अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो इन्हें भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम चालू करते हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, पार्ट 1। ये तो खाली हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें फंडामेंटल राइट्स चालू होता है 12 से 35 में आपको बताया था। तो 12 और 13 में क्या डिफाइन किया गया, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, डेफिनेशन ऑफ द लॉ, है ना, एंड जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया। अब जो हमारा पार्ट 1 ऑफ द फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, ठीक है, यहाँ बताया था आपको, ये देखिए, ठीक है, सारे पार्ट्स के बारे में। तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो पहला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 14, ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो देखो जो रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, इंग्लैंड से। देखो ये हमने कंपोजिट लिया है, जो हमारा आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, यूके से, ठीक है। और ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया है वो अभी हमें समझ आएगा। जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये AC डाइसी ने दिया था, AC डाइसी ने, ठीक है। अब इसे हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट मानते हैं, इसे पॉजिटिव। वो क्यों, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी यहाँ लिख देता हूँ, बिफोर लॉ, जो कि किससे है, ब्रिटेन से, ठीक है, हमने ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिया था, ठीक है। तो ये जो है ये बोलता है कि रूल ऑफ लॉ इज़ सुप्रीम, रूल ऑफ लॉ इज़ सुप्रीम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बोलता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, यानी किसी के पास है ना एक्स्ट्रा पावर नहीं रहेगी, सभी मैन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, किसी को पनिश नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है। अगर वो किसी लॉ को तोड़ता नहीं है तब तक उसे पनिश नहीं किया जा सकता। फिर ये सेकंड बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या बोलता है कि भाई रिच हो, पुअर हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन, सब इक्वल है बिफोर द लॉ। भाई जो लॉ है अगर उसका कोई ब्रीच करता है तो सभी इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए, ठीक है। अब हमारी बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। ये कहाँ से हमने एडॉप्ट किया था, यूएसए से। अब हमने इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव क्यों बोला, अब हम पॉइंट देखेंगे। ये कहता है
कि पहले मेक देम इक्वल, पहले उन्हें इक्वल में, बराबरी में ला के खड़ा करो, उसके बाद उन्हें इक्वालिटी के राइट्स प्रोवाइड करो। ठीक है, जैसे कि ठीक है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब ये बोलता है इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो हमारे देश में, ठीक है, बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारे पास 4 डिवीज़न हुआ करते थे, वर्ण सिस्टम हुआ करता था। ठीक, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्रास। ठीक है, तो जो ब्राह्मण रहते थे वो सबसे रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे थे। ठीक है, क्षत्रिय लोग वॉरियर्स थे तो वो लोग भी कहीं ना कहीं रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे थे। ठीक है, वैश्य जो थे वो बिज़नेस का काम किया करते थे। ठीक है, और शूद्र जो थे, ठीक है, वो एज अ सेवक, है ना, और जो फार्मिंग छोटे वर्क होते थे वो ये किया करते थे। तो शूद्रास के साथ बहुत मिसट्रीटमेंट किया गया, है ना, बहुत मिसट्रीट किया गया। ठीक है, इनकी कंडीशन जो थी वो मिसरेबल हो गई थी। ठीक है, बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो भाई इसमें इस टाइम पे जब इनका जो है कंडीशन वो ऐसा है, तो इस टाइम पे आप इक्वालिटी की बात कैसे कर सकते हो? पहले आपको इन्हें अपलिफ्ट करना पड़ेगा, बराबरी में लाना पड़ेगा, फिर तो आप इक्वालिटी प्रोवाइड कर पाओगे ना। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। यहीं से आया रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने ये चीज़ अडॉप्ट किया हुआ है, इसलिए इसे पॉजिटिव मानते हैं। रूल ऑफ लॉ तो है हमारे यहाँ, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है साथ ही साथ। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, लेकिन हम बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, बट इक्वालिटी मतलब राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं ना, बट इसके ये क्या एब्सोल्यूट है? नहीं, इसके एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 361 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्यूनिटीज़ प्रोवाइड है। कैसे? तो भाई अगर किसी को सिविल केस करना है प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो उसे 2 महीने पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, तब जाके आप सिविल केस फाइल कर पाएंगे। ठीक है, और क्रिमिनल केस तो आप उन पे प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकते जब तक वो अपने पोस्ट से रिमूव नहीं हो जाते। मतलब आपको अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, तो आपको पहले उन्हें उनके पोजीशन से रिमूव कर होंगे, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये एक्सेप्शन है ना। ठीक है, फिर देखिए जैसे मेंबर, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, वो अपने प्रोसीडिंग्स में, जो पार्लियामेंट की सेशन चलती है उसमें जो भी चीज़ वो कहते हैं या जैसा भी वो वोट देते हैं, वो चीज़ क्वेश्चनेबल नहीं है किसी कोर्ट में, ये आर्टिकल 105 कहता है। ठीक है, आप उसको लेकर, है ना, कोर्ट पे नहीं जा सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, थर्ड आर्टिकल 31C। ठीक है, आर्टिकल 31C क्या बोलता है? इफ़ एनी लॉ मेड इम्प्लीमेंटिंग DPSP, यानी कोई लॉ बनाया जा रहा है जो DPSP को इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो ब्रीच कर रहा है फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो इसे हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसलिए वो फंडामेंटल अगर राइट को ब्रीच भी करता है तो भी हम चैलेंज नहीं कर सकते। फिर जैसे कि फॉरेन एम्बेसडर्स हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, UNO के मेंबर हो गए, ये सारे इंजॉय करते हैं स्पेशल इम्यूनिटीज़। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, इसीलिए हमने वहाँ भी देखे थे हमने थोड़ी देर पहले फीचर्स में, कि कोई भी जो लॉ है ना, जो भी राइट्स हम लोग को प्रोवाइड किए गए हैं फंडामेंटल, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, वो क्वालिफाइड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 15 में। अब आर्टिकल 15 क्या बोलता है? ठीक है, अब देखो 15 में टोटल हमारे पास 15 क्लॉज 1, ठीक है,
6 क्लॉज है हमारे पास, उसका क्लॉज 1। तो 15 क्या बोलता है कि बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, एंड इट इंश्योर्स सिटीजन आर इंडियन सिटीजन के लिए, ये सिर्फ एप्लीकेबल है इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, एंड इट इंश्योर्स द सिटीजन आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस, है ना। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, ये सारी चीज़ों को ये बताता है। ठीक है, फिर से, है ना, फिर से देखते हैं आर्टिकल 15(1) क्या कहता है। स्टेट जो है हमारा, स्टेट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि स्टेट को प्रोहिबिट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे जो कि इंडिया के सिटीजन है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, ये क्लॉज 1 कहता है, क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने दोनों मिक्स कर दिया था, ये आएगा क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 2 की बात करते हैं। तो क्लॉज 2 क्या बोलता है, सिटीजन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी। ठीक है, डिसेबिलिटी बाय एंटरिंग शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक प्लेसेस, एंटरटेनमेंट, वेल, पॉन्ड्स, घाट एंड पब्लिक गैदरिंग। मतलब आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 ये बोलता है कि आप किसी भी सिटीज़न को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते शॉप में एंटर होने से, रेस्टोरेंट जाने से, होटल या पब्लिक प्लेस जाने से, वेल, पॉन्ड, घाट्स को यूज़ करने से, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेबिलिटी के बेसिस पे आप नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकते। ठीक है, थर्ड, अब ठीक है, अब ये जो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और 2। ठीक है, अब बाकी जो 4 क्लॉज हैं ये इसके एक्सेप्शंस बताते हैं। जैसे कि हमें पता है नॉट एब्सोल्यूट, कोई भी जो राइट है हमारे फंडामेंटल वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, यानी कुछ ना कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो अब देखते हैं 15 का क्लॉज 3। ठीक है, ये कहता है कि नथिंग, कोई भी चीज़ जो क्लॉज 1 में है और जो क्लॉज 2 में दिया गया है वो स्टेट को बाइंड नहीं करता फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन और चिल्ड्रन। मतलब अभी इसमें क्या बोले कि हम भाई किसी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग किसी को यहाँ स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, कि एंटर करने या ये करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ क्या बोल रहा है, स्टेट से यानी मीनिंग है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट, कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको ये स्टॉप नहीं करता फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब भाई ये एक्सेप्शन क्या बताता है, भाई हमको सबको इक्वल ट्रीट करना है, चाहे वो वेल यूज़ करे, पॉन्ड यूज़ करे या कोई भी पब्लिक प्लेस यूज़ करे या पब्लिक रिलेटेड चीज़ें यूज़ करें। बट यहाँ बोल रहे हैं हम स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए, जैसे कि मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न है वुमेन्स के लिए। ठीक है ना। अब जैसे कि चिल्ड्रंस, सपोज़ अगर चिल्ड्रंस के लिए हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर इसमें भी हम चाहें तो गर्ल चाइल्ड के अगर लिटरेसी अगर कम लग रही है हमें तो उसे प्रमोट करने के लिए हम स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बेस्ड ऑन, ये भी तो जेंडर हुआ, तो इसीलिए कहा गया एक्सेप्शन है, क्योंकि भाई हमें पता है हमारा जो समाज रहा है वो मेल डोमिनेंट था। ठीक है, कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस हमें देखने मिला। ठीक है, फीमेल्स की कंडीशन को डिटोरिएट करके बताया गया और था भी कंडीशन बुरी, है ना, डिटोरिएट करने की थी कंडीशन जो थी, है ना, फीमेल्स की उतनी पार्टिसिपेशन करने नहीं दिया जाता था उन्हें किसी भी चीज़ में। ठीक है, जैसे कि हो गया जॉब्स, ठीक है,
जैसे कि हो गया डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। तो इस चीज़ों को देखते हुए एक्सेप्शन बनाया गया, ठीक है, जो कि अच्छा चीज़ है। अब क्लॉज 15 का क्लॉज 4 ये क्या बोलता है, नथिंग, है ना। फिर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली बैकवर्ड क्लास और SC एंड STs, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस और SC एंड ST के लिए भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि जो STs है ना एंड SCs, ठीक है, ठीक है। तो SC पीपल, दलित्स को हरिजन भी गांधी जी ने हरिजन कहा था, ठीक है। तो भाई इनके लिए हम प्रोविज़न बना सकते हैं, ठीक। फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 5, ठीक है, इसे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनकॉर्पोरेट किया गया। अब इसमें बताया गया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर एडमिशन टू एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो इसमें कहा गया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो है उसके लिए गवर्नमेंट प्रोविज़न बना सकता है फॉर एडमिशन के लिए इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक्सेप्ट दैट इज़ फॉर द माइनॉरिटी, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 ये बात करता है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। मतलब इकोनॉमी के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, चाहे वो भले ही SC ना हो, ST ना हो, कोई भी हो, SC ST तो के लिए रिजर्वेशन हो जाता है, OBC के लिए भी रिजर्वेशन हो जाता है, लेकिन वो इकोनॉमिकली वीक है, बट वो SC नहीं है, ST नहीं है, बैकवर्ड क्लास नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो हैं उनके लिए एक EWS सेक्शन बनाया गया, ठीक है, जो कि उन्हें एडवांटेज प्रोवाइड करेगा बाय प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, ठीक है। और बताया गया कि इनका जो रिजर्वेशन है वो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में ऐड होगा, ठीक है, उसी में नहीं काउंट होगा, ऐड होगा, और इन्हें मैक्सिमम 10% की रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो EWS सेक्शन है जनरल कैटेगरी में, सपोज जो इकोनॉमिकली वीक है उन्हें EWS का फ़ायदा मिला, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोविज़न है। और नोट करने की बात यह है कि ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में ऐड किया गया, 2019 में ऐड किया गया इसे EWS को, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने यहाँ क्या क्या देखा, ठीक। एक सेकेंड, जस्ट वेट। ठीक, तो आर्टिकल 15 में 6 क्लॉज हैं, टोटल 6 क्लॉज, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए लागू होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट करने की, ठीक है। और किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। सेकंड क्लॉज क्या बोलता है कि सिटीजन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड on entering shop, restaurant, using public places, hotels, entertainments, well, pond, घाट्स, public gathering को, ठीक है, यूज़ करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स एंड डिसेबिलिटी भी, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या था। तो 15 क्लॉज 3 बोलता है कि भाई स्टेट वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, ठीक है। फोर्थ बोलता है कि भाई बैकवर्ड क्लासेस ST ST के लिए भी प्रोविज़न बना सकते हैं जो सोशली बैकवर्ड हैं। फिर 93 से आया 5th क्लॉज, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, जो कि बोलता है कि भाई सोशली और एजुकेशनली वीक है उनके लिए, है ना,
उनके लिए सीट्स रिज़र्व करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, फिर 15 का क्लॉज 6 आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से, जो कि बात करता है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सोसाइटी की, और उसका क्लॉज जो बी है वो बात करता है मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की।